चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एक्स कोई वेरिएबल है जिसका एक पॉलिनोमियल अपने को गिवन है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, ए एन एक्स टू द पावर जीरो तक। एक्स टू द पावर जीरो मतलब क्या होगा, वन होगा। तो ये होगी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या है, ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट्स, इन्हें कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और ये ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो इफ n is degree of the polynomial। अब इस डेफिनेशन पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, अभी डिग्री में समझा दूंगा क्या है। अगर n डिग्री है, n डिग्री मतलब जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या अपना x, ऐसा जरूरी नहीं x में, y में भी तो ले सकते हैं अपन, p ऑफ y ऐसे भी ले सकते हैं। सो ए नॉट y to the power n plus a1 y to the power n minus 1 plus dot 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 an y to the power 0। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम x में ही लें, हम y में भी ले सकते हैं पॉलिनोमियल। बस सब जनरली x को प्रेफर करते हैं क्योंकि अपन यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसलिए x लिखना आसान होता है और कोई पर्पस नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, n, इसके बाद क्या है n-1, फिर n-2 करते करते जीरो तक आ गया। तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो होती है डिग्री। डिग्री इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यह कहीं आपको ऐसे लिख के नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली गलत हो जाती है। तो उसमें आप पचड़े में मत पड़ो कि भाई ये टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो गया। आप बस समझो कि इस गिवन एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल हटा दूं तो एक्सप्रेशन बन जाता है, अगर इक्वल लगा दूं तो इक्वेशन बन जाता है। तो मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, x। तो x की जो भी हाईएस्ट पावर है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इफ n इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर मैंने बोला ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है, ये वाला कांस्टेंट जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। तो फिर हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी, n-1, राइट। लेकिन अपन ने क्या बोला है, n डिग्री है, तो n डिग्री तो ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, वरना तो हो सकता है, ठीक है। बस ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर हमने बोला है अगर n डिग्री है तो ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब अपन पॉलिनोमियल समझते हैं क्या चीज़। ये तो अपन ने जनरल एक्सप्रेशन देख लिया। पॉलिनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स ही तो आ रही हैं। अब ऐसा मत कहना कि सर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म नहीं है, देखना इसको। ये a प्लस बी इंटू एक्स, ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स मतलब एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसमें x का एक ही एलिमेंट है पूरे एक्सप्रेशन में। यहाँ पे एक्स क्यूब का एक, एक्स स्क्वायर का एक, एक्स का एक है, ठीक। तो इस तरह से हम जनरली एक्सप्रेस करेंगे कि जो भी पावर्स हैं वेरिएबल की, उनकी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, फिर जो भी अनलाइक टर्म्स है उनको सेपरेट करके लिखेंगे बाय प्लस और माइनस। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, 3, ठीक। तो इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये क्या हो गया, बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स। ये क्या हो गया, 4 टर्म्स आ गई, तो क्वाड्रोमियल। अगर सिंगल आ जाती, लेट्स से मैं लिखता हूँ ए एक्स, या फिर लिख दूँ सिर्फ ए, टर्म तो एक ही है ना सिर्फ, तो इसे कहते हैं मोनोमियल।
ये आपके काम की चीज़ नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ क्या बोलता है। इसका एक पर्पज़ है जो भी मैं समझाने वाला हूँ। ये तो चीज़ होगी, ये बेसिक चीज़ है जो आपके लिए रेलेवेंट है। अब जो चीज़ इसके बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ उस पर देखना। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट होता है और जीरो पॉलिनोमियल में आपके पास एक जीरो होता है। अब देखना इसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो एक्स की पावर जीरो लगा सकता हूं मैं। आंसर क्या आएगा इसका, यही आएगा, राइट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूं, सीधा सवाल आ जाता है डिग्री क्या होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जीरो। तो ये सीधा सवाल उठ के आ जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ कितनी है, तो तुरंत जीरो पे टिक करना है, ठीक है। दूसरा आता है जीरो पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू होती कितनी है, जीरो। अब यहाँ पे देखना मैं एक्स की क्या क्या पावर लगा सकता हूँ। एक्स की पावर जीरो लगा सकता हूँ, एक्स की पावर वन लगा सकता हूँ, एक्स की पावर टू लगा सकता हूँ, एक्स की पावर थ्री लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ एक्स की पावर, ठीक। पर सभी का आंसर क्या आएगा, जीरो। ये सारे इक्वल्स टू जीरो ही हैं कि अपन जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स की कितनी पावर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो फिर अपन कैसे कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, इसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड, डिग्री अनडिफाइंड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो ऑप्शन आना चाहिए अनडिफाइंड, उस पर टिक करो, आगे बढ़ो। जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो और जीरो पॉलिनोमियल की अनडिफाइंड, ठीक। तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी जो आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या है। इसमें ये जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन तक, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको कोफिशिएंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। उस पर बाद में आएंगे, अभी तो इतना समझो कि सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर है दैट विल बी डिफाइनिंग द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। उसके बेसिस पर हमने दो चीज़ें देखी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है अनडिफाइंड, क्योंकि हमारे पास एक्स की कोई भी वैलिड पावर नहीं मिली, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। आगे चलते हैं। तो अब देखिए अपने पास ये पॉलिनोमियल तो गिवन है, इसमें हमने क्या बोला, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट्स, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन है तो कॉन्स्टेंट्स, आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट होता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो आएगा बी। ये चीज़ समझ में आई कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब वो किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा भी तो सकता ना ए इक्वल्स टू वन आ जाए, अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ऐसे लिखा मैंने, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, वन। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, टू। ये चीज़ समझ में आई। तो कोफिशिएंट मतलब जिस चीज़ से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं है तो वन लेना है। और अगर मैंने ऐसे लिखा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ क्या है, तो क्या लिखोगे, इसमें प्लस कर दूं मैं, एक्स क्यूब लिख दूं और जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं उसको, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। ये चीज़ समझ में आई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोफिशिएंट अपना है क्या, कोफिशिएंट मतलब जिस चीज़ से वो पर्टिकुलर वेरिएबल की पावर या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपसे पूछा, वैसे ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक्स में मिले, पॉलिनोमियल एक्स कॉमा वाई भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, ऐसे दे दिया। अब उसने पूछा एक्स वाई का कोफिशिएंट बताओ, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, सी। अगर उसने पूछा वाई का कोफिशिएंट बताओ, वाई का कोफिशिएंट बताना है तो क्या होगा, सी एक्स। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो क्या बताना होगा, सी वाई।
इस तरह से जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कोफिशिएंट क्या चीज़ है। ठीक है, जिस पावर से को देख रहे हो अभी वेरिएबल को जिस तरह से देख रहे हो, वेरिएबल का ही पूछेगा, कांस्टेंट का तो पूछेगा नहीं कि कांस्टेंट का कोफिशिएंट बताओ, वेरिएबल का ही पूछेगा। कांस्टेंट का ही पूछे तो वेरिएबल की टर्म्स में बता सकते हो, पर वो एक जनरल एक्सप्रेशन नहीं होता, इसलिए पूछा नहीं जाता। जनरल एक्सप्रेशन आप वेरिएबल की टर्म्स से पूछते हो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की पावर ये है तो इसका कोफिशिएंट बताओ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही से मिल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, आप तुरंत अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ए को देख के ख़त्म कर दिया अपना आंसर, जबकि यहाँ पे दो टर्म्स लाइक है। तो क्या लिखोगे, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो अब देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बना, ए प्लस सी। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आपने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया नहीं कर लिया गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। अब इसमें देखते हैं कि हमें जो सवाल पूछा जाता है वो किस तरह का आ सकता है। एक तो ये हो गया कि आपको कोफिशिएंट्स निकालना। अब मैंने कहा कि ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक, अब एग्जांपल ले लेते हैं क्या, कि लेट्स से आपके पास कोई पॉलिनोमियल है 4x प्लस 3 टू दी पावर 70 की जगह चलो इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, अब इसको खोल भी तो सकते हो, राइट, खुल जाएगा नहीं है, जैसे 4x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 4x प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। एक ही बात है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा, इसको एक्सप्रेशन को खोल देते हैं। ये आता है 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x, फिर इसका स्क्वायर करना है। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो क्या आता है, a स्क्वायर, सो 256 x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस फिर c का स्क्वायर 576 x स्क्वायर प्लस फिर क्या बोलेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस, सो 288 x स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो कितना आ जाएगा 216 432 x प्लस फिर इन दोनों का इन दोनों का स्क्वायर का ट्वाइस, प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो 384 का ट्वाइस करेंगे अपन 732 हाँ 768 सॉरी, सो 768 x क्यूब, यही आएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं वो साथ में लिख लेते हैं, सो 256 x4 प्लस 768 x क्यूब प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो इसमें 12 लेके अगर उधर किया 300 864 एक्स स्क्वायर प्लस 432 एक्स प्लस 81। ठीक, तो मैंने तो क्या किया, ये मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा था, उसने बोला था, क्वेश्चन ये था कि इसका सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, ये आ गया, तो ये कोफिशिएंट्स मिल गए। अब इनका सम करूँ मैं, तो 256 प्लस 768 प्लस 864 प्लस 432 प्लस 81, यही तो कोफिशिएंट्स हैं, इनका सम निकालना है अपने को। तो इनका सम क्या होगा, यही तो होगा इनका सम, इन सबको सम कर दिया। तो अब इसका सम करते हैं, देखिए क्या आएगा। मैंने इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 1200, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 1120, तो ठीक है, ये टोटल आ जाएगा 2401। सो दैट्स योर आंसर कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले इसको एक्सपेंड किया, स्क्वायर पावर 4 थी तो हमने स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर किया, फिर पूरा एक्सपेंड करके फाइनली कोफिशिएंट्स निकाले, क्योंकि हमें ये फाइनल टर्म मिल गई, एक पॉलिनोमियल मिल गया, उसके कोफिशिएंट अपने को पता है, जो पावर के मल्टीप्लायर्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उन सबका सम किया। सो दैट्स योर आंसर। अब ये तो हुई आम जिंदगी, अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में क्या करना है अपने को, बेसिकली अब देखना, मैं इसमें एक चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। ये तो गधा पलाई हो गई अपनी कि भाई ये करना है, तो फिर गणित सीख लिया अपन ने, फिर तो हो लिया कल्याण। ठीक है, ये सवाल आपका मुश्किल से 10 सेकंड का है, जिसमें आपको लग गए हैं अभी तक 3 मिनट। ठीक, तो अपने को इतना टाइम ख़राब नहीं करना है। अब देखना,
अगर मुझे सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है तो पी ऑफ 1 की वैल्यू देखना मैं क्या कर रहा हूँ. पी ऑफ 1 मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ. ए नॉट 1 की पावर n प्लस ए वन 1 की पावर n माइनस 1 प्लस ए टू 1 की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन 1 की पावर 0. यही करेंगे. मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी. ठीक, अब देखना क्या आएगा. ए नॉट 1 की पावर n कुछ भी रखो 1 ही आएगा, प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन. यही तो आने वाला है, राइट. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स. ठीक, आगे मेंटोस जिंदगी, राइट. तो हमने क्या किया, x की जगह इस पूरे पॉलिनोमियल में 1 रख दिया, तो उससे हमें क्या मिल गया, सम ऑफ कोफिशिएंट्स. तो अब ये जो किया अपन ने, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे x की जगह 1 रख दो. सो देखना p ऑफ x क्या आ जाएगा. अब मेंटोस जिंदगी में p ऑफ x क्या आएगा, 4 प्लस 3 टू द पावर 4. तो ये क्या आ गया, 7 की पावर 4, या फिर कह सकते हैं 49 का स्क्वायर विच इज 2401. अब ये डायरेक्ट हो गया. अब इतना टाइम लगा ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 7 की पावर 4 है तो 7 का स्क्वायर 49 कर दिया. अब 49 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो निकालने में जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा बस. यहाँ कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है ना उससे, एज कम्पेयर टू 49 स्क्वायर निकालने के. ठीक, तो इस तरह से आपका टाइम बचेगा. ये चीज़ समझ में. तो जब भी पूछे सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ज़रूरी नहीं ऐसे दिया जाए. अगर ऐसे भी दे दे, लेट्स से मैंने एक और एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3 टू द पावर 7 एंड x माइनस 3 टू द पावर 6. ये भी तो दे सकता है. ठीक, अब क्या करोगे, अब थोड़ा करोगे आम जिंदगी वाला काम, अब तो मेंटो जिंदगी लगानी पड़ेगी, राइट. हम क्या करेंगे, दोनों जगह x की जगह क्या रख देंगे, 1. तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 7 इंटू माइनस 3 की पावर 6. अब माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6. ये चीज़ क्लियर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अगर इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर निकालना है तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन में नंबर दे रखा है कि एक्सपोनेंट दे रखा है, उसके हिसाब से आंसर निकालना है. ठीक है. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछा है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखनी है, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम ये कहती क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल p of x is divided by x minus a, then the remainder will be p of a. p of x को डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या है, p of a, मतलब x की जगह क्या रखना है, a. अब इसका जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि p of x को मैंने डिवाइड किससे किया है, x माइनस a से. तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया अपना p of a. ठीक, इसका प्रूफ देखना तो प्रूफ दिखा देता हूं. प्रूफ देख लेते हैं. ये तो अपने को पता ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये तो करते हैं, नंबर थ्योरी में ही पढ़ा था अपन ने. ठीक है. सो डिविडेंड क्या है यहाँ पे, p ऑफ x, डिवाइजर क्या है अपना x माइनस a. ठीक, कोई ना कोई कोशेंट आ रहा होगा प्लस कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा होगा. ठीक, मुझे सिर्फ ये रिमाइंडर चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से सिस्टम से. तो ऐसी क्या चीज़ करूँ मैं जिससे सिस्टम हट जाए. तो इसको मैं ज़ीरो बना सकता हूँ, क्यू को तो ज़ीरो नहीं बना सकता, क्यू तो क्या कोशेंट है, तो मैं इसको ज़ीरो बना सकता हूँ. इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू a पुट कर दूँ, राइट. यही तो कह रहा हूँ मैं कि x माइनस a को ज़ीरो बना रहा हूँ, राइट. तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, a, राइट. तो यहाँ पे मैंने रख दिया, x की वैल्यू क्या रखी, a, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ a इक्वल्स टू x की जगह क्या रखा है, a माइनस a, या फिर कह सकते हैं ना अपन कि x माइनस a ज़ीरो लिया है तो ज़ीरो इंटू क्यू प्लस आर. तो ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, तो p ऑफ a किसकी वैल्यू आ गई, रिमाइंडर की. तो यही तो अपन ने कहा है, देन द रिमाइंडर विल बी दिस p ऑफ a.
ये चीज़ क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल को जिस भी फैक्टर से या फिर किसी भी एक्सप्रेशन से अपन डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे x माइनस ए की जगह x प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, ठीक। उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस ए आएगा तो x प्लस ए जीरो करोगे ना, इसी को तो जीरो कर रहे हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ ए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी डिवाइजर है उसको आप जीरो कर रहे हो। यहाँ पे डिवाइजर क्या था, x माइनस है तो उसको जीरो किया, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, x प्लस है तो x प्लस ए को जीरो करोगे। अगर ऐसे आ जाता x प्लस 3 तो इसको जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल में x की ये वैल्यू रखने पे जो भी आंसर आता है दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिमाइंडर थ्योरम अच्छे समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अभी तो अपन ने देखी थी रिमाइंडर थ्योरम, अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम। अब ये क्या कहती है, इफ अ पॉलिनोमियल p of x, if a polynomial p of x when divided by x minus a leaves no remainder, then x minus a will be a factor of p of x, ठीक है। मैंने क्या किया, p of x को x माइनस ए से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। लीव्स नो रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो क्या कह सकते हैं, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p of x। ये अपन देख चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में, p of x को x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, p of a। सो दैट इज p of a जीरो। अगर ये कंडीशन है तो लीव्स नो रिमाइंडर मतलब p of a क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर ये जीरो है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो ये तो चीज़ है कि हमने किसी चीज़ से डिवाइड किया और वो परफेक्टली डिविजिबल हो गया तो उसका फैक्टर ही तो बनेगा। जैसे अगर 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर तो जीरो आएगा, तो 2 क्या है, 6 का एक फैक्टर ही तो है, ठीक है। तो नंबर से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, आपको आसानी से समझ में आता है कि अगर नंबर से रिलेट करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, कि आपको अलजेब्रा देखते हैं a प्लस बी है, x है, y है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो उसको नंबर से रिलेट करो कि अगर नंबर में भी किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करें, फैक्टर से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और अगर रिमाइंडर जीरो आया तो वो फैक्टर हो गया, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन पे बेस्ड। चलिए पहले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of x दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो मतलब अपने को क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है अपने को पता है ना, p of a, ये अपने को निकालना है। तो अब ये a कहाँ से आएगा, तो x माइनस ए से अगर अपन डिवाइड करते हैं तब ये रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो मैं बेसिकली निकालना क्या है, p of 2। सो p of 2 निकालना है, तो x की जगह जहाँ जहाँ x आया वहाँ पे 2 लिखना है। सो यहाँ पे x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब मतलब 2 की पावर 3 प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 15। यही आएगा रिमाइंडर, बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2 की पावर 4 इज 16 प्लस 2 क्यूब इज 8 इंटू 3 24 प्लस 7 इंटू 4 28 माइनस 24 माइनस 15, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखना चाहो, जल्दी करना चाहो, यहाँ से कितना बचा, +4, और यहाँ से कितना बचा, +1, 4 और 1 5, 5 किस में ऐड करना है, 24 में। आसान करने का तरीका है कि मैंने क्या लिया, जो नंबर पास थे उनका डिफरेंस देख लिया, फिर लास्ट में जो नंबर बच गया था उसको ऐड कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सबको ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करो, लंबा प्रोसेस है। वाई टेक टाइम व्हेन वी कैन डू इट इन सेकंड्स, राइट, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा किसमें करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अपने को पता है कि p ऑफ a रखना है, a निकालने के लिए डिवाइजर देख लिया, उसको इक्वेट टू 0 कर दिया, ठीक। आगे चलते हैं, फाइंड k इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ। तो अब यहाँ पे पहले से ही फैक्टर दे रखा है, ठीक है। तो मतलब x माइनस 3 पहले इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3, ठीक। तो अब p ऑफ 3 क्या होना चाहिए, 0, राइट। मतलब बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, p ऑफ a इक्वेट टू 0 कर रहे हैं ना, ये तो करते हैं, p ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू 0।
इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो पी ऑफ 0 आना चाहिए। तो वही हमने किया, पी ऑफ 3 0 निकालना चाहिए अपने को। तो पी ऑफ 3 यहाँ रख देते हैं, तो जहाँ जहाँ x आया वहाँ पे 3 रख देंगे। सो 3 क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 12 प्लस के, एंड दैट होल शुड बी इक्वल्स टू 0। सो ये कितना आ जाएगा 27 प्लस 7 इंटू 9 दैट इज 63 माइनस 17 इंटू 3 दैट इज 51 प्लस 12 प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक, तो वापस वही चीज़, यहाँ दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। कितना आएगा 12 और 12 24 प्लस 27 कितना हो जाता है 51 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या यहाँ से कितना आना चाहिए -51। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये 12 प्लस के ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने सिर्फ के नहीं लिखा है, 12 प्लस के लिखा है, तो ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो उसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि आपने एक्स्ट्रा क्या लिख दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ही ये डाला गया था कि 12 प्लस के लिख दिया मैंने, के भी लिख सकता था पर 12 प्लस के लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड ए इफ पी ऑफ एक्स लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, मतलब पी ऑफ ए कितना बोल दिया उसने पहले ही 4। तो सबसे पहले ये ए की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है x प्लस 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ गया -2। ठीक, तो यहाँ पे ये p ऑफ a कितना आएगा, p ऑफ -2 शुड बी इक्वल्स टू 4, राइट। तो रख देते हैं p ऑफ -2, तो x क्यूब मतलब -2 की पावर 3 प्लस a इंटू -2 स्क्वायर -14 इंटू -2 -7 इक्वल्स टू 4। ये आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 का क्यूब तो कितना आ जाएगा -8 प्लस ये -2 का स्क्वायर तो 4 और a आ गया, माइनस माइनस प्लस 14 2s are 28 -7 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का 8 ये प्लस का 28, तो कितना बचेगा प्लस का 20, तो 4 है 20 माइनस 7 कितना बचा +13 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 उधर लेके जाएंगे तो 4a कितना आ गया -9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/4। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है अपने को। अगर रिमाइंडर दे रखा है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो निकालेंगे पी ऑफ ए क्या है, अपना ए की वैल्यू निकालेंगे। तो उससे कैसे निकालेंगे कि जो डिवाइजर है उसको इक्वेट टू 0 करेंगे। डिवाइजर इक्वेट टू 0 किया तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई, बस x की वैल्यू ही a है, तो वहाँ पे p ऑफ जो भी आ रहा है आपका a वो रख दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। रिमाइंडर निकालने को बोल रहे तो रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर दे रखा है तो कोई अननोन क्वांटिटी पॉलिनोमियल में गिवन होगी उसको निकाल लेंगे। और एक केस में अपने को फैक्टर दे रखा था कि ये फैक्टर है तो ये अननोन क्वांटिटी निकालो, तो फैक्टर के केस में तो रिमाइंडर अपने आप क्या हो जाता है 0, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको 0 इक्वेट कर देना, जो अननोन क्वांटिटी वो निकल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फाइंड p इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं a क्या होगा। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x क्या आ गया -2। ठीक, तो अगर ये फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर क्या देगा 0। सो p ऑफ a मतलब -2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो बस p में जहाँ पे x आया उसकी जगह क्या लग दिया था अपन -2, तो पहला px क्यूब। सो p x मतलब -2 क्यूब प्लस फिर क्या है ये 10 है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये 10 है। सो 10 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू -2 प्लस 30 दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 0। उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा -8p प्लस अब ये -2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, 4 इंटू 10 40, फिर ये 31 इंटू -2 तो कितना आ जाएगा -62 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 में से 62 गया कितना बचा 8, 70 माइनस 62 इज 8, तो क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके -8p प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो p क्या आ जाएगा 1। तो p की वैल्यू क्या है इस गिवन पॉलिनोमियल में 1, जब x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। ठीक,
चलो आगे चलते हैं। फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 4x + 1 की पावर 6 2x - 1 की पावर 13। तो इसमें मेंटो जिंदगी लगानी है, ठीक है। मेंटो जिंदगी मतलब पी ऑफ 1 निकालना है बेसिकली अपने को। तो पी ऑफ 1 मतलब क्या रख दें, एक्स की जगह 1 रख दें। तो 4 × 1 + 1 इसकी पावर कितनी है 6 एंड 2 × 1 - 1 इसकी पावर कितनी है 13। सिंप्लीफाई करता है तो 4 × 1 तो 4 + 1 5 टू द पावर 6 इंटू 2 × 1 is 2 - 1 तो 1 टू द पावर 13। अब 1 की पावर कुछ भी लगाओ वो तो 1 ही आने वाला है, तो उसको तो छोड़ ही देंगे, इसको सॉल्व नहीं करना। अब सॉल्व क्या करना है 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 होता है 15625। अरे सर आप तो कमाल ही कर देते हो चलो ये लो, इसको ऐसे लिखते हैं 5³ का स्क्वायर, ये ठीक है। 5³ का स्क्वायर कर रहा हूँ, 5³ कितना होता है 125 का स्क्वायर। अब 125 का स्क्वायर निकालना सिखाया ना मैंने, सर कब सिखाया, नंबर सिस्टम में सिखाया था, याद करो। तो जिस भी नंबर का लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, n × n + 1 और लास्ट में लगा देते हैं 25। ठीक, यहाँ पे n कितना है 12, अभी क्या है 125 का स्क्वायर, तो n कितना हो गया 12, सो 12 और n + 1 मतलब 13, सो 12 × 13 उसके बाद लगा देंगे 25, सो 12 × 13 होता है 15625। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो 15625। कुछ चीज़ें याद कर लोगे तो अच्छा है, जल्दी सवाल हो जाएंगे, नहीं तो पूरा तो करना ही पड़ेगा प्रोसेस। और ऐसे वहाँ पे ये 5 की पावर 6 तो 25 × 25 × 25 करने बैठ गया तो प्राण बाहर आ जाएंगे। फिर 625 × 25 करोगे, मत पढ़ो इन चक्करों में, ये तरीका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिस, ठीक है। वही अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है तो मतलब पी ऑफ क्या निकालना है 1 लिख देते हैं 1 जहाँ जहाँ एक्स आया है। सो 3 × 1 - 2 टू द पावर 9 एंड 1 + 2 टू द पावर 5, ठीक। तो ये क्या हो गया 3 × 1 3 - 2, तो ये क्या हो गया 1 टू द पावर 9 और 1 + 2 3 टू द पावर 5, यही आएगा। तो 1 की पावर 9 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अपने को, हमको फर्क नहीं पड़ता, सही बात है ना। तो ये हटा ही देते हैं, ज़रूरत है नहीं इसकी। तो 3 टू द पावर 5 ये होता है 243। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 243, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने पॉलिनोमियल में, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। है तो पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, डोंट वरी, उसमें बस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं अपने पास सवालों में और उसको करते कैसे, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। और अगर यहाँ a + b की जगह a - b का होल स्क्वायर आ जाता है तो ये तो टर्म एज इट इज आती हैं दोनों, a² + b², बस यहाँ पे आता है -2ab, ठीक। फिर अगर a + b × a - b दोनों की एक एक पावर ले ली तो क्या आता है a² - b², ठीक। अपन ने कैलकुलेशन भी इसी से करी थी, राइट। a + b + c का होल स्क्वायर तो क्या आएगा a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab bc एंड ca का सम, ठीक। नेक्स्ट आती है अपनी क्यूब वाली। सो a + b का होल क्यूब तो a³ + b³ + 3ab × a + b। और अगर माइनस आ जाता है तो a³ - b³ - 3b × a - b। फिर सिंगल इंडिविजुअल का क्यूब ले तो a³ + b³ तो a + b होल इंटू a² + b² - ab। और अगर इन टर्म्स ऑफ होल क्यूब निकालना चाहे तो देखो, अगर a³ + b³ निकालना है मेरे को तो क्या करूँ, इसको उठा के इधर ले जाऊँ। सो a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b, ठीक। फिर ऐसे ही a³ - b³, इसको करना है तो a - b, इन दोनों में देखना डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक। सो a - b × a² + b² + ab, इसमें सारे प्लस के, अगर ये नेगेटिव है तो ये सारे प्लस के, अगर ये प्लस का है तो इसमें ये ab नेगेटिव, ठीक है। अगर इसको होल क्यूब के टर्म्स में निकालना है तो देखना a³ - b³ तो a - b का होल क्यूब प्लस उधर जाएगा तो +3ab × a - b, ठीक। फिर एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c
होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए, तब इस आइडेंटिटी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तब जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाए। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0, तो मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। ये तो होगा पूरा RHS 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ से अपने को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सीधा निकल जाता है 3abc। ठीक है, तो आई होप आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। इनको आपको रिसोर्सेज में भी दे दिया गया है, वहाँ पे एक PDF शेयर की गई है जिसके अंदर सारी लिखी हुई है, एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है जो डेराइव्ड है इन्हीं के थ्रू। तो उन सबको आपको एक बार गो थ्रू करना है, उसके बाद क्वेश्चंस करना है जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या पूछ रहा है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 जो हमें गिवन है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, सो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 60। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको खोल लूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर उससे, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, सो एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 60। एक्स एक्स कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 16। हमें निकालना क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट ही तो निकालना है, तो 2 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, और यही अपने को निकालना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये हम जानते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अपने पास a माइनस बी तो है, a प्लस बी नहीं है, तो ये कैसे निकालें, तो देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स तो लिख दिया 2। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स इन टर्म्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 अपॉन एक्स। ये तो करेंगे 4ab, यही तो है। a प्लस बी क्या है इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी, रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही तो है। तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा अपने पास 2 इंटू रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तो अपने को दे रखा है 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 4, तो क्या आ गया 2 रूट 8। तो क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को 2 रूट 2, तो 2 बाहर आ गया तो 4 रूट 2, 4 रूट 2 लिखेंगे, 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया बाहर, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, अंदर क्या बचा 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 4 रूट 2 इफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज व्हाट 2। चीज क्लियर। तो अपन कुछ नहीं कर रहे, जो आइडेंटिटीज आपको दे रखी है मैंने जो लिखवाई है उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखना यहाँ पे एक चमत्कार दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दे रखा है ना, ये जो पूछ रहा है इसको मत देखो, ये जो दे रखा है इसको देखो। जब भी ऐसी चीज मिले आपको तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम अगर 2 आ जाए, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम अगर 2 आ जाए, देखना मैं इसको क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 है। एलसीएम ले लें तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x उठा के इधर ले आऊँ तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो x आ गया, यही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1, और देख भी लो 1 रखो, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, 1 प्लस 1 2, आ गया आंसर। तो जब भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल इनका सम 2 आ जाए तो वहाँ पे x की वैल्यू या जो भी नंबर है a प्लस 1 अपॉन ए आ जाए, जरूर थोड़ा x मिले, ऐसे भी तो हो सकता है a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 2।
या फिर z प्लस 1/z इक्वल्स टू 2, z प्लस 1/z इक्वल्स टू 2, या y प्लस 1/y इक्वल्स टू 2, कुछ भी आ सकता है। इन एनी केस नंबर कितना आएगा हियर, हमेशा, क्योंकि ये तो हमेशा ही फॉलो होगा ना, ये चीज़ क्लियर है, होल स्क्वायर तो बन रहा है हमेशा, तो यहाँ पे हमेशा कितनी वैल्यू आएगी 1, तो रख दो 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये चीज़ क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x4 और गिवन क्या है x प्लस 1/x। ठीक है, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या देगा ये, एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं लिखूं ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स एक्स कैंसिल प्लस 2, ये चीज़ क्लियर। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर स्क्वायर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, देखना x4 प्लस 1/x4 a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab, यही तो आएगा। तो यहाँ भी x² से x² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2, यही तो चीज़ आएगी। तो हमें यहाँ से मिल गया ना x4 प्लस 1/x4 इन टर्म्स ऑफ x² प्लस 1/x², और x² प्लस 1/x² इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1/x मिल गया। ठीक, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x4 प्लस 1/x4 क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² को ये 2 उठा के इधर ले जाए तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x², सिर्फ इसको रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये तो सिर्फ इसको रिप्लेस किया और इसकी पावर कितनी लगी हुई है 2 और माइनस 2, चीज़ समझ में। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो निकालना है उसको इन टर्म्स ऑफ जो गिवन है उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, बस। अब यहाँ पे सीधी वैल्यू तो रखनी है अपने, और कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, सो 9 स्क्वायर इज 81 माइनस 2, तो 79 स्क्वायर माइनस 2। अब 79 स्क्वायर होता कितना है, निकालो, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 80 स्क्वायर कितना होता है 64, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो गया 160 माइनस करा और उसमें प्लस 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस किया ना 41 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 6239। दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक बार निकाल के देख लो, 6241 ही आ रहा है क्या इसका 79 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर मेरा गलत है, आ रहा तो फिर सही है मेरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखना यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³, ऐसे तो निकालना है। मैंने क्या बताया था, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है 3abc। तो चेक कर लेते हैं पहले abc का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो -22 प्लस 15 प्लस 7, -22 प्लस 22, 0 आ गया। तो a प्लस b प्लस c 0 हो रहा है, 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होना चाहिए 3abc। सो -22³ प्लस 15³ प्लस 7³ इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ a कितना है 22 माइनस का, b है 15 और c है 7, ये निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -66 इंटू 105, तो ये कितना आ जाएगा 6600 और 5 330 6930 नेगेटिव तो आएगी। देखो ना -22 का क्यूब है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके नेगेटिव का क्यूब है, तो डेफिनेटली तो नेगेटिव ही आना चाहिए ना। सो -6930 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे कि इनको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 26। देन फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये देख के मुझे समझ में आया कि मुझे होल स्क्वायर यूज़ करना है, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर में ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है और ये भी मिल जाता है। तो देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल इन प्लस 2 इंटू होल इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, अपने को निकालना क्या है ये, ठीक निकाल लेते हैं। ये कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना दे रखा है 26 प्लस 2 इंटू इस पूरे को मैं ए मान लेता हूँ जो मुझे निकालना है। पूरा लिखने की मेहनत करनी क्यों है, ठीक है, आपको पता ना मैं तो आलसी हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 36 इक्वल्स टू 26 प्लस 2a। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 26 को उठा के इधर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से a कितना आ गया 5 और a क्या है, यही तो है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक समझ में आया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी तो अपने को कुछ नहीं दिख रहा, तो अपन सबसे पहले तो क्या करें, इसको खोल लेते हैं, अपने पास कोई और सोल्यूशन तो है नहीं, तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, x इंटू वाई माइनस जेड का होल क्यूब खोल रहा हूँ, तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3y स्क्वायर जेड प्लस 3y जेड स्क्वायर। जो फॉर्मूला मैंने उसको पूरा ही लिख लिया एक्सपैंड करके, ठीक है, क्योंकि मुझे हेल्प करने वाला है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आगे चलते सो प्लस y इंटू जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, तो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3z स्क्वायर एक्स प्लस 3z एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्लस z इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर जेड प्लस 3x वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई जेड क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस 3x वाई जेड स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस, बस ऑर्डर में लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड और कुछ नहीं, वही तो सर एक्स स्क्वायर आ गया, जेड आ गया और वाई आ गया। ठीक है, बस ऑर्डर में लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड का और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक्स क्यूब इंटू जेड माइनस वाई क्यूब इंटू जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड। ठीक, अब देखना माइनस वाली क्वांटिटी में साथ में लिखूंगा ये तीनों और प्लस वाली अलग से लिखूंगा। ठीक है, यहां पे एक्स वाई क्यूब है, यहां वाई एक्स क्यूब है, तो इस तरह की टर्म्स को मैं साथ साथ लिख रहा हूं, माइनस एक्स क्यूब वाई, यही है। ऐसे ही ये एक्स जेड क्यूब है तो उधर एक्स क्यूब जेड होगा, प्लस एक्स क्यूब जेड माइनस एक्स जेड क्यूब। ऐसे ही इधर वाई जेड क्यूब है तो उधर वाई क्यूब जेड होगा, तो प्लस वाई जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब जेड। ठीक, अब पहले प्लस वाला लिखता हूँ फिर माइनस वाला लिख लेते, चलो जैसे चाहो। ठीक, देखना मैं इसमें से 1 2 और ये 3, इन तीनों में से मैं क्या ले रहा हूँ 3xyz कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का, माइनस 3xyz कॉमन लिया, माइनस का 3xyz। यहां से कितना आया y प्लस, क्योंकि मैं माइनस ले चुका हूं तो ये प्लस आएगा, प्लस कितना आया z, यहां से माइनस ले चुका हूं तो ये कितना आएगा प्लस x प्लस, अब जो बचे हुए हैं ये वाले 1 2 3, इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, प्लस का 3xyz तो ले लिया, प्लस 3xyz, अंदर क्या बचा z प्लस x प्लस y। ठीक, तो ये तो अपन जानते हैं ना, अपने को गिवन है ये 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी कितना है 0, तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गई, हट गई, कोई ज़रूरत ही नहीं इनकी। ठीक है, चीज़ समझ में आई। तो
तो इन दोनों को मैं 0 कर देता हूँ। अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स वाई, तो मैंने एक्स वाई कॉमन लिया। अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, एक्स जेड, यहाँ से आया अंदर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से लिया कॉमन वाई जेड और अंदर आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही चीज़ है। ठीक, और ये आगे क्या आ जाएगा, -0 + 0, क्योंकि x + y + z क्या है, 0 है, तो ये दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट 0, तो इनको लिखने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको a² - b² से ब्रेक कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, एक्स वाई, इधर क्या बना, x + y और y - x। चलो इसको भी y + x लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि सर ये क्या लिख रहे हो उल्टा सीधा। ठीक है, तो यही आएगा y + x × y - x प्लस इधर से क्या कॉमन है, एक्स जेड, वो तो बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, x - z, x + z, x - z, यही चीज़ आएगी। सो इसको बंद किया, प्लस वाई जेड, इधर क्या आएगा, z + y एंड z - y, यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले देखना ये जो चीज़ है x + y + z = 0, तो यहाँ से अगर मैं x + y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -z। अगर x + z की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -y, या फिर y + z की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -x। तो तीनों ही टर्म्स में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसा भी मुझे कंफर्टेबल है मैं उस हिसाब से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे x + y चाहिए तो मैं z की टर्म्स में लिखूंगा, x + z चाहिए तो y की टर्म्स में लिखूंगा, और y + z चाहिए तो x की टर्म्स में लिखूंगा। यहाँ पे अपने को तीनों चाहिए, x + y ये रहा, x + z ये रहा, और z + y ये रहा, तीनों चाहिए अपने, तीनों लिख देते हैं एक एक करके। तो y + x कितना है, -z, तो देखना क्या आएगा, x y × -z, अंदर क्या बचा, y - x, अंदर बचा y - x। ठीक, चलो उसको पहले यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे, एक्स वाई, इसकी जगह क्या लिखा मैंने, -z, और ये क्या है, y - x। ठीक, फिर ये आ गया अपना एक्स जेड, x + z की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, -x, और अंदर क्या बचा, x - z। ठीक, प्लस ये लिखा y z, और z + y, इसकी जगह क्या लिखूंगा, -x, तो ये आ गया -x, और क्या बचा साथ में, z - y। ये चीज़ क्लियर है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई, ये x y z, ये मैंने x कैसे लिख दिया, ये y होना चाहिए, x + z = -y, x y z नेगेटिव, x y z नेगेटिव, x y z नेगेटिव, तो इन सभी में से -x y z कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या कॉमन ले लिया मैंने, -x y z। देखो अंदर क्या बचा, y - x प्लस x - z प्लस z - y, यही तो बचेगा। देख लो एक बार, -x y z कॉमन है यहाँ पे, -x y z कॉमन है यहाँ पे, और -x y z कॉमन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इन सब में से कॉमन ले सकता हूँ, -x y z वो मैंने बाहर ले लिया, चलो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक, अब देखना अंदर क्या हुआ, प्लस का y माइनस का y, प्लस का z माइनस का z, प्लस का x माइनस का x, तो सारे कैंसिल आउट हो गए, 0 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर x + y + z 0 है तो ये एक्सप्रेशन भी कितना आएगा, 0। ठीक, तो ऐसे सवालों को इस तरह से ही कर सकते हैं, और कोई सोल्यूशन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे सवालों के आंसर या तो 0 आते हैं या 1 आता है, लेकिन इसको पत्थर की लकीर मत समझ लेना, एक बार निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।